कैसे हैं सब लोग। अगर कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसके अंदर हम लोगों ने रियल मैड्रिड और मैन सिटी का जो मैच डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने आखिर में बात की थी कि हम जो है वो मैन सिटी की जो एक इस सीज़न का पूरा एक टॉकिंग पॉइंट रहा है कि मैन सिटी वैसी नहीं रही जैसे मैन सिटी होती है। जो मैन सिटी है वो मैन सिटी नहीं रही। तो उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे कि मैन सिटी जो है वो अपने पिछले सीज़न जो उनका एंड था उसमें उन्होंने जो प्रीमियर लीग के अंदर उनको कंसेक्यूटिवली मैचेस जीतने थे, अराउंड प्रोबेबली 9 to 8 कंसेक्यूटिवली मैचेस उनको जीतने थे और उन्होंने जीते थे। जब भी उन्होंने आर्सेनल को टाइटल रेस में हराया था, बहुत ज़्यादा नैरो मार्जिन था और उसके अंदर उन्होंने जिस तरीके से सारे अपोनेंट्स को, यहाँ तक कि स्पर्स स्टेडियम में जहाँ पे वो आज तक नहीं जीते थे वहाँ तक भी वो जीत गए और उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग उठाई फॉर द 4th सक्सेसिव ईयर इन अ रो। तो वो उन्होंने ऑब्वियसली बात है एक प्रीमियर लीग हिस्ट्री बनाई उसको। तो इस सीज़न अप टिल अक्टूबर जो उनका लास्ट मैच था, जो उनका होम मैच था साउथहैम्पटन के ख़िलाफ़, जिनमें 1-0 स्कोर लाइन थी, बड़ा ही बोरिंग सा केजी सा गेम था, हालैंड ने गोल मारा था। उसके बाद से जो नवंबर का महीना आया उसके अंदर उनका जो डाउनफॉल एक तरीके से शुरू हुआ। तो फिर वो ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना कि दे कैन नॉट कैच अ ब्रेक एट द मोमेंट। तो उनकी वाली सिचुएशन चल रही है इस वक्त। तो मैंने जो है वो कुछ ऐसे रीज़न्स जो हैं वो किए हैं आइडेंटिफाई, जो इस चीज़ को एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और वो उसके अंदर सबसे बड़ा रीज़न है इंजरीज़ जो हैं वो नो डाउट इस बार उनके पास जो इंजरी ना हो वो कम है, ऐसी वाली बात है उनके साथ। तो क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर हैं जैसे कि रॉड्री हो गया, डी ब्रुयना हो गया, वो मतलब उनका जो सीज़न है वो तो ऑलमोस्ट इंजरी स्ट्रिकन ही रहा है। डी ब्रुयना का तो पिछला लास्ट सीज़न जो था वो उसने आधा सीज़न ही खेला था, मिड सीज़न में उसको इंजरी थी, तो उसकी तो एक टेंडेंसी है इंजरी की। लेकिन जो रॉड्री जो है वो उनकी जो सेंटर ऑफ द टीम है, वो समझो कि मतलब वो एक वो है, जूल है जो उस ग्राउंड के अंदर लगता है और वो ऑपरेशन पूरा एक वो फैक्ट्री जो बनाई हुई है पेप गार्डियोला ने, वो उस फैक्ट्री को चलाने में मेन उसका रोल। तो मतलब उसकी जो इंजरी हुई है सितंबर में जो आर्सेनल के मैच के अंदर हुई थी, उसने बहुत बड़ा सीज़न को धचका पहुंचाया था। लेकिन पेप गार्डियोला किसी तरीके से उसको इधर उधर ट्विक करके कोविचिच को वहाँ पे खिला के, या कभी कभी जॉन स्टोन्स या केंजी को भी खिला के, उसने कभी कभी रिको लुइस तक को खिलाया वहाँ पे, कुछ ना कुछ करके वो उसकी एब्सेंस को वो मिटिगेट कर रहा था, उसका जो इफेक्ट था, और उसने अक्टूबर तक किया। लेकिन उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ इंजरीज़ आए जिसके अंदर डी ब्रुयना भी था, सितंबर में उसको इंटर मिलान में जो इंजरी हुई थी उस पर, और उसके बाद रूबेन डियाज, और यहाँ तक कि उनकी जो पूरी सेंटर बैक पेयरिंग थी वो भी एक टाइम पे इंजर्ड थी, केंजी। तो उसके अंदर बहुत ऐसा हुआ कि पूरा ना, मतलब जिसे कहते हैं डिस्ट्रप्शन आई हुई थी, मोमेंटम नहीं था पूरी टीम के ऊपर। तो इस वजह से उनका जो सीज़न है, एक रीज़न ये भी है कि उनका ये जो सीज़न है उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, जिस तरीके से जो स्टार्टिंग 11 रियल मैड्रिड में खेली रियल मैड्रिड के साथ, तो वो मतलब उसने इस सीज़न अगर कोई मैन सिटी फ़ैन या न्यूट्रल फ़ैन उनके मैचेस देख रहा हो, वो ये नहीं बोल सकता कि ये स्टार्टिंग 11 उन्होंने बहुत बार देखी होगी इस सीज़न। तो ये भी एक रीज़न है। और जो दूसरा मुझे जो रीज़न लगता है वो है इनका एजिंग। जो स्क्वाड है वो एजिंग है। उन्होंने जो समर मार्केट थी उनमें उन्होंने ज़्यादा साइनिंग्स नहीं की। उन्होंने जो है वो गुंडोगान को ही खिलाया और गुंडोगान को फ्री ट्रांसफ़र पे वो लेकर आए। तो उसके अंदर गुंडोगान को लाना, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया, क्योंकि गुंडोगान जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं खेल रहा जैसा वो उसने बार्सिलोना में लास्ट सीज़न खेला था, या उससे पहले जो उसने जितने भी साल मैन सिटी में खेला। एक तरीके का मैच विनर था वो। तो अब वो लिटरली एक बेंच वार्मर बना हुआ है। तो वो भी एक बैड लग रही। और उसके साथ साथ जो उनके प्लेयर्स हैं जिसमें रूबेन डियाज़ है, हालांकि वो इतना एजेड नहीं है लेकिन उसकी जो पेस है वो नहीं है।
और उसके अंदर जो उसका एक इंजरीज़ का रिदम है वो भी उसके लिए बहुत डेट्रीमेंटल साबित हो रहा है। और उसके साथ साथ जो उनके प्लेयर्स जैसे भी काइल वॉकर को उन्होंने लोन आउट किया है एसी मिलान में। काइल वॉकर अब 34 का हो गया था, तो उसने ट्रेवल सीज़न में जो खेला था वो तो उसकी पीक थी, लेकिन उसके बाद से उसका डाउनफॉल ही चला। उसने लास्ट सीज़न भी इतना अच्छा नहीं खेला था। और डी ब्रुयना जो है इस जो सीज़न है उसके अंदर वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि जो से कहते हैं ना कि द टाइम इज़ कैचिंग अप विद हिम, तो वो वाला सीन है उसका। तो अब ये देखने वाली बात है कि एक एजिंग स्क्वाड को पेप गार्डियोला किस तरीके से मैनेज कर सकता है, क्योंकि अगर हम फोरसीएबल फ्यूचर देखें जिस पे हालैंड ने जो ट्रस्ट किया है, जो उसने 9.5 ईयर्स लॉन्ग डील जो है जो नई साइन की है, वो उसने कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ही की होगी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, उसको ये बात पता होगी कि ये जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो हमारे पास करंट प्लेयर्स हैं, यहाँ तक कि जो भी लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जैसे डी ब्रुयना है, वो भी इतना सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उनको एक बहुत स्ट्रेटजी के तहत चलना पड़ेगा, स्ट्रेटजिक अप्रोच की तरह चलना पड़ेगा कि उनको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये प्लेयर को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं और जो कि एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी हो, क्योंकि उनको अल्टीमेटली हालैंड पे टीम बनानी है। क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो वैसे ही रिज़ल्ट होगा जैसा हमने रियल मैड्रिड में देखा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड में हालैंड ने दी वो इट्सेल्फ इस चीज़ की एग्जाम्पलीफाई करती है इस चीज़ को कि हालैंड इट्सेल्फ वो बहुत अच्छा खेल रहा है, वो जितना कर सकता है उतना अच्छा खेल रहा है, लेकिन जो उसके टीम उसके अराउंड है वो उस क्वालिटी की नहीं है या उस लेवल पे नहीं है जो उसको उसकी परफॉर्मेंसेस को वो दिला सके जो वो डिज़र्व कर रहा है। जैसे उसने बहुत अच्छा खेला, लेकिन एंड के अंदर मैन सिटी ने उसको बॉटल कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जो थर्ड रीज़न है जिसको मैं समझता हूँ कि ये ऐसा रीज़न है जो शायद कोई बात ना कर रहा हो, लेकिन असली में ये बहुत बड़ा रीज़न है, वो है पेप गार्डियोला की मेंटल हेल्थ। तुम लोगों ने शायद ये नोटिस किया हो, जो भी रिसेंटली फुटबॉल देख रहा है, कि जब से नवंबर का जो स्पेल आया है उसके अंदर एक ख़बर हमें बाद में डिस्कवर हुई अराउंड कोई लेट दिसंबर के अंदर, वो ये कि पेप गार्डियोला की अपनी वाइफ के साथ जो है वो डिवोर्स हो गई है, सेपरेशन हो गई है, जो कि एक 30 ईयर लॉन्ग मैरिज थी। तो इस चीज़ का कोई एक्सप्लिसिटली कोई बोले नहीं, लेकिन इसका ना बहुत बड़ा मेंटल टर्मोइल होता है एक बंदे के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है यार, वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसको जितना भी जीनियस कहा जाए, लेकिन इन द एंड वो एक फैमिली मैन है जिसने अपनी फैमिली के साथ रहना है इन दी एंड जब वो घर जाएगा। तो जब इस चीज़ का ऊपर ना मेंटल बहुत प्रेशर होता है एक बंदे के ऊपर, और जब आपकी मेंटल हेल्थ इन लाइन ना हो ना, तो फिर आप उस तरीके से नहीं सोच पाते जो चीज़ आपको ग्रेट बनाती है, आप फुली कैपेसिटी भी नहीं सोच पाते। तो जो एक मेंटल हेल्थ है ना, उसने पेप गार्डियोला को कभी कभी ऐसी टेक्टिकल ट्यूब्स करने में मजबूर किया जो कि आगे जाके मैच कॉस्ट किया। क्योंकि कभी कभी उसने कोविचिच और रिको लुइस की मिडफील्ड बना दी, कभी गुंडोगान की और रिको लुइस की मिडफील्ड बना दी, जो कि कहीं से भी ऑन पेपर ये नहीं लग रहा था कि ये कोई बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाएगी, या फिर जो भी मैच देख रहा होगा वो ये नहीं बोलेगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी टॉय की एक ऐसी चीज़ थी जिससे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मतलब कभी कभी उसने बहुत ऐसी चॉइसेस ली जो कि एक पेप गार्डियोला से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न उसकी मेंटल हेल्थ भी है। तो इस बारे में कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जेन्युइन रीज़न है। और जो फाइनल रीज़न मैं समझता हूँ ना, जिसकी शायद कोई बात कर रहा हो लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेबल विनिंग सीज़न ऑफ मैन सिटी। अगर तुम लोगों ने वो ट्रेबल सीज़न देखा होगा तो तुम अगर उसको इस लेवल पे परफॉर्म करोगे ना, तो तुम कभी भी उसको मैच नहीं कर पाओगे कि ये वाला सीज़न और वाला सीज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उस जो सीज़न था उसके अंदर ट्रेबल जीतने के अंदर ना, एक प्लेयर, एक मैनेजर, एक क्लब को अपनी लिमिट तक जाना पड़ता है और फिर जाके वो करना पड़ता है। और हर प्लेयर को, पूरे स्क्वाड को, ये नहीं स्टार्टिंग 11, पूरे स्क्वाड को टिल द एंड ऑफ द सीज़न फिट रहना पड़ता है, ताकि जो मैचेस जीतने के हों वो हर कोई जीतने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो जो पूरा स्क्वाड था ना, वो जो है उसने अपनी कैपेसिटी से इतना ज़्यादा कर लिया मेरे हिसाब से
जिसके आफ्टर इफेक्ट्स उनको सीजन्स में मिले। जैसे लास्ट सीज़न की अगर हम बात करें, डी ब्रुयने जो है वो जब उसने फर्स्ट मैच खेला बर्नली के ख़िलाफ़, तो उसको उसका एकदम से वो हो गया, हैमस्ट्रिंग टेयर हो गया बहुत बड़ा वाला, जो उसको यूसीएल फाइनल में भी हुआ था, तो वो उससे रिकवर नहीं कर पाया। और अब जो लास्ट सीज़न रॉड्री ने पूरा सीज़न खेला, वो मेन मैन था तकरीबन, क्योंकि पिछले साल हालैंड जो है उसने ट्रेवलिंग विलिंग सीज़न में जो इनपुट अपना दिया था वो पिछले सीज़न नहीं दे पाया, क्योंकि वो इतनी हायर लेवल ऑफ फिजिकलिटी और जिसे कहेंगे प्रोफेशनलिज्म डिमांड कर रहा था कि उसका साइड इफ़ेक्ट ये आया कि उसका नेक्स्ट सीज़न उसके लिए बहुत कम रहा। लेकिन वो भी बहुत अच्छा सीज़न था अगर हम किसी दूसरे एवरेज प्लेयर से कंसीडर किया जाए, लेकिन अगर हालैंड के स्टैंडर्ड को हम देखें तो वो उससे कम था अगर ट्रैवल सीज़न से कंपेयर किया जाए। और जो ये वाला जो सीज़न है इसके अंदर इसका अफेक्ट रॉड्री पे है, क्योंकि रॉड्री जो है वो एक ऐसा प्लेयर बन चुका है कि मतलब वो इररिप्लेसेबल है, वो चाहे वो स्पेनिश टीम के लिए हो चाहे वो मैन सिटी के लिए हो। तो उसने जब लास्ट सीज़न भी अपने आप को एक तरीके से एज तक पहुँचाया, क्योंकि जब उसने यूरोस फाइनल खेला तो उसको भी डी ब्रुयने की तरह हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, फिर वो वापस आया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट बात है कि वो ACL उसकी इंजरी हो गई। लेकिन क्या कह सकते हैं, तो ये इन दी एंड ये वाली बात है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये एक बहुत बड़े क्लब को भी नीचे ला सकती हैं। और कभी कभी ये नहीं कहा जा सकता कि आप जितने भी जीनियस हैं या जितने भी ग्रेट हैं या जितने भी आर्टिकुलेट आपका एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा क्लब जो है वो अब अपना एक इसे कहते हैं ना कि शेडो ऑफ देम सेल्फ, तो उस वाली पोजीशन में है। तो इसके अंदर अभी जो न्यू साइनिंग्स आई हैं मैन सिटी की, उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। और पेप गार्डियोला मेरे हिसाब से तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द सीज़न, ताकि उनको इस सीज़न द मैन सिटी वे ऑफ प्लेइंग आ जाए। क्योंकि अगर इनको कोशनॉफ और मामूश को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया तो ये मेरे हिसाब से मैं जनवरी साइनिंग करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये जो न्यू प्लेयर्स हैं इनको इस्तेमाल करना मस्ट है। और मैं एज अ फुटबॉल फैन ये होप करता हूँ कि मैन सिटी वापस अपनी ऑल टाइम बेस्ट पे आए, और अगर नए प्लेयर्स के साथ भी आए तो एटलीस्ट वो पेप गार्डियोला, हमें वो वाला पेप गार्डियोला दिखे जो जिसको हम जानते हैं, और जो एटलीस्ट अपने सर पे स्क्रैचेस नहीं मारता भाई, समझ रहे हो, वो वाला नहीं चाहिए भाई हमें। तो इसी तरीके से यही होता है। अब लेट्स होप कि मैन सिटी अपने रिदम में वापस आए और हमें बर्नाब्यू में एक बहुत अच्छा टाइम मिले। तो क्या कह सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम और वीडियोस में भी मिलेंगे। तो अगर आप लोग जो है वो इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या मेरी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है। जब तक के लिए